हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था पर्यावरण शिक्षण, आज हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो कि हमेशा हमारे सीटेट के एग्जाम में आते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणितीय लंबी आकृति संकेत करती है। जब ब्रैकेट या कॉमा वगैरह आए तो समझ लेना उसी शब्द की, उसी वाक्य की बात कर रहा है, अन्य वो किसी की बातें नहीं कर रहा है और बस नेगेटिव पॉजिटिव पूछ रहा है, इसी शब्द की बातें कर रहा है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं होगा, इसी की जो परिभाषा है उसी से होगा। इसकी जो परिभाषा है, अपने मान लीजिए कि एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे के पुराने जो अनुभव है उससे अगला जब हम अधिगम कराएं तो पुराने अनुभव से जोड़ करके, जो पहला अनुभव है उसमें जोड़ करके अगला अगम यानी सेकंड अनुभव या अधिगम प्रदान करें। यानी एक के ऊपर एक को जोड़ते जाएं, एक संकल्पना के ऊपर दूसरी संकल्पना को जोड़ते जाएं, एक अवधारणा से पहली अवधारणा में सेकंड अवधारणा को जोड़ें, तभी हमारा ज्ञान सार्थक होगा। वही है गणितीय लंबी आकृति का मतलब ही यही है कि जो आकृति पहले है उसमें दूसरी आकृति को जोड़ते चले जाएं, उसे लंबी आकृति बना दें। यानी कि एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के ऊपर बनाना, एक संकल्पना के ऊपर एक अवधारणा को दूसरी अवधारणा के ऊपर जोड़ना या बनाना। जोड़ना ही का अर्थ होता है बनाना, योग का अर्थ होता है बनाना, समुच्चयन का अर्थ होता है बनाना या जोड़ना। तो हमारा मतलब यही हुआ लंबी आकृति का मतलब कि एक आकृति में दूसरी आकृति जोड़ते चले जाएं। यही हमारा गणितीय लंबी आकृति का मतलब हो गया। एक संकल्पना के ऊपर दूसरी संकल्पना को जोड़ना बनाना, यही हमारा गणितीय लंबी आकृति का मतलब होगा, गणित की लंबी आकृति का अर्थ हो गया। आइए शुरू करते हैं। चुनौतीपूर्ण समस्याओं का हल करना। जब कार्य चुनौतीपूर्ण हो तभी अच्छे रहते हैं, उन्हीं का हल सबसे एनसीएफ अच्छा बताती है। लेकिन यहाँ पर इसके अर्थ की, इसकी परिभाषा की बात कर रहा है, इसकी परिभाषा बतानी है, ना कि हमें नेगेटिव पॉजिटिव देखना है। और ये भी बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ तो नेगेटिव नहीं है, यहाँ पॉजिटिव तो नहीं। इसमें ऑप्शनों में नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से नहीं करना है। अगला ऑप्शन है गणित के खेलों का सृजन, मतलब नई नई चीज़ों का गणित में पहेलियों आदि का सृजन करना, गणित में नई नई चीज़ों का सृजन करना, सिखाने के लिए नई नई सामग्रियों का सृजन करना, अलग अलग तरीके से सिखाना, यही गणितीय खेलों का सृजन हो गया। बहुत अच्छा पॉजिटिव आंसर है, ऑप्शन है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हमें परिभाषा देखनी है, परिभाषा के बारे में पूछ रहा है। अगला है हस्तसिद्ध अनुभव को प्रदान करना, मतलब कि प्याजे और वैन हिले को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है गणित में। तो प्याजे कहते हैं कि हस्तसिद्ध यानी अनुभव द्वारा बच्चा सीखता है और अपना स्वयं करके सीखता है, हस्त अपने खोज करके सीखता है, अन्वेषण करके सीखता है। तो हमारा ऑप्शन ये भी सही हो गया। चौथा ऑप्शन है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो मैंने बताया जो पिछली संकल्पना है उसमें दूसरी संकल्पना को जोड़ना, उस पर दूसरी संकल्पना बनाना, पिछले अनुभव को दूसरी अगले अनुभव में जोड़ना, और जो सिखाना चाह रहे हैं बच्चे को उसमें पहला ज्ञान प्राप्त करके पहले ज्ञान के बारे में, उसके बाद अगले ज्ञान को पढ़ाना ही गणितीय लंबी आकृति का अर्थ है। तो हमारा ऑप्शन हो गया 4, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जियो बोर्ड किसके शिक्षण
किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। तो जियो बोर्ड की जब हम बात करते हैं, जियो बोर्ड की जब हम बात करें तो ये जियो बोर्ड केवल इतना सीटेट में देख लीजिए जहां आकृतियों की विशेषताएं बताई जा रही हों, ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं बता रही हों या किसी अन्य आकृतियों की विशेषताएं बताई जा रही हों, आकृतियों की विशेषताएं, जहां यह शब्द लिखा हो आकृतियों की विशेषताएं या आकृति की विशेषता बताना, तो वही ऑप्शन होगा। वैसे तो और जियो बोर्ड आकृतियों के बारे में सिखाता है लेकिन उसके साथ उसकी विशेषताओं को दर्शाता है। ये थोड़ा उभरा हुआ होता है बोर्ड पर, जियो बोर्ड जो होता है उसमें आकृति उभरी हुई होती हैं। आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं, ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखा, कोण, ऐसी आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, इसमें भी आकृतियों की बात कर रहा है लेकिन ये जो वो है ये मानचित्र द्वारा सिखाई जाती हैं। मानचित्र एकदम सादा सिंपल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताएं। तीसरा ऑप्शन है द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना। चौथा है सममिति की अवधारणा है। सममिति की अवधारणा है, मैंने पहले भी बताया है कि जो सममिति आकृति है इसमें जोड़ना आदि, घटाना आदि, मतलब आकृतियों को आपस में जोड़ना, कैसे जोड़ा जाए, कैसे मोड़ के सिखाया जाए, वो सब सममिति में होता है, जोड़ना घटाना। तो हमारे जब जोड़ना घटाने की बात करें तब आंसर होगा ये जो आकृति है ये द्विविमा त्रिविमा, ये ठोस आकृति होती हैं, 3D होती हैं, 3D ये आकृति 3D होती हैं, 3D के माध्यम से सिखाई जाती हैं। लेकिन जियो बोर्ड के अनुसार हमें ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताएं सिखाई जाती हैं। जब विशेषता की बात करें मैंने कहा तो आंसर जियो बोर्ड होगा। और ये जो है मानचित्र द्वारा सिखाई जाती हैं, मानचित्र के द्वारा दर्शाई जाती हैं। तो हमारा आंसर हो गया ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? विकास करना है। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? मैंने बताया है कोई भी सब्जेक्ट हो तो संप्रेषण का मतलब ही हुआ आदान प्रदान। संप्रेषण का मतलब ही यह है आदान प्रदान, कि एक दूसरे की भाषा को समझना। तो गणित में भी कैसे होगा? जब हम गणित के क्रियाकलाप करेंगे, दो लोग जब तक आपस में नहीं होंगे तब तक संप्रेषण नहीं हो सकता है। जब एक दूसरा, ये लिख करके भी होता है और बोल कर भी, यानी कि लिख करके वो उसको दे रहा है, उसने समझा, पढ़ा, समझ लिया, उसने दूसरे ने दिया, उसने पढ़ा, समझ लिया। अगर हम ऐसी भाषा में
लिख करके दे रहे हैं कि वो नहीं समझ पा रहा है, तो हमारा संप्रेषण जब तक नहीं होगा, जब तक एक दूसरे समझ नहीं लेंगे एक दूसरे की बातों को। एक दो आपस में बातें कर रहे हैं, एक किसी दूसरी भाषा में, एक किसी दूसरी भाषा में, और दोनों की बातें समझ रहे हैं, तो हमारा संप्रेषण हो रहा है। अगर नहीं समझ रहे हैं, शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारा संप्रेषण नहीं हो रहा है। चाहे आपस में कितनी भी वार्तालाप करते रहें, संप्रेषण जब तक नहीं होगा, जब तक एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के लेखन को समझेंगे नहीं। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। देखकर दूसरा है कक्षा में तीसरा है गणित की समस्या पर खंडन करना। गणित की समस्या पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। चौथा है गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित संचित और स्पष्ट करना। दंड आरेख या बार ग्राफ, आलेख पेपर आदि दंड रेख पर जोड़ना घटाना आदि सिखाते हैं। और अर्थ लगाना, मतलब कि संप्रेषण का अर्थ यही नहीं हुआ कि एक ही लोग दंड आरेख को देख करके एक ही अर्थ लगाना शुरू कर दें। ये हमारा इसमें जोड़ना घटाना होता है। दंड आरेख में घटाना, जोड़ने घटाने की बातें करेगा, स्थानीय मान की बातें करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। यहाँ उत्तर देने की बात करें और तुरंत की बात करें तो हमें काट देना चाहिए, लेकिन कक्षा में पूछे गए प्रश्नों, टीचर ने प्रश्न पूछे और बच्चे ने उत्तर दे दिया, तो ये हमारा संप्रेषण नहीं होगा। इसमें ज्ञान का अनुभव होगा, अधिगम होगा, ना कि संप्रेषण। संप्रेषण होता है एक दूसरों की बातों को समझना, प्रश्नों को समझना, फिर उत्तरों को समझना, आपस में स्पष्ट करना। गणित की समस्या पर दूसरे के विचारों को खंडन करना, मतलब कि दूसरों के जो विचार हैं उनको खंडन करना। खंडन हम संप्रेषण में नहीं करते, एक दूसरों की बातें समझी जाती हैं, सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं, उनका स्पष्ट करना होता है कि क्या क्या है, ये व्याख्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। गणित के विचारों को सुव्यवस्थित संचित, पहले सुव्यवस्थित करें, उन्हें अच्छे से व्यवस्थापन करें, संचित करें, उनका संरचना करें, रचनात्मक करें और स्पष्ट करना। मतलब कि जो गणित के विचार हैं, आपस में जो गणित के विचार हैं उनको सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना ही। और स्पष्ट करने का मतलब ही हो गया कि वो समझ रहा है, हर चीज़ को संचित कर रहा है, समझ रहा है और स्पष्ट कर रहा है। मैंने बताया जहाँ समझने की बात करें, एक दूसरे समझेंगे तभी हमारा संप्रेषण होगा, ना तो होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर हो गया चौथा, गणित के विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो हम अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हम वैन हिले का क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वैन हिले के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम अच्छा समझ पाएंगे। वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृति को दिखावट के अनुसार वर्णित
और वर्गीकृत करते हैं। हमें इतना देखना है वैन हिले के स्तर जो हैं 5 स्तर हैं उनमें वर्गीकृत करता है किसके दिखावट के अनुसार। अब आइए देखते हैं कि उनके स्तर कितने हैं। उनके 5 स्तर हैं। जो उन्होंने पहला स्तर माना है वो 0 स्तर माना है, दूसरा फर्स्ट स्तर, दूसरा स्तर वो 1 माना है, दूसरा 1, तीसरा वो दूसरा माना है, चौथा वो तीसरा माना है, 5वां स्तर वो चौथा माना है। अब इनके कंफ्यूज हो जाता है तो पहला जो 0 है हमारा वो है चाक्षुषीकरण, प्रत्यक्षीकरण। इसी को हम मानसिक चित्रण कहते हैं। इसमें जो करता है यानी कि उपस्थिति, अगर चित्रण में अगर कोई हमें आकृति उपस्थिति है, हमारे सामने उपस्थित है, दिखावट है, दिखाई दे रही है, उपस्थित है, तो हम उसका वर्गीकरण मानसिक मन के द्वारा चित्रण बना के हम कर देंगे। मन से चित्र बना के, मन से चित्र बना के हम वर्गीकरण और वर्णित कर देंगे। जब हम दिखाई दे रही है और उपस्थित है तो हम ये सारे कर देंगे। दूसरा है विश्लेषण। विश्लेषण के इसे ही वर्णनात्मक कहते हैं। ये गुणों के आधार पर, आकृतियों के जो गुण होते हैं उनके आधार पर, गुणों के आधार पर पहचानता है। जहां गुणों की बात करें पहचानता है। आकृतियों को कब पहचानता है? गुणों के आधार पर, यहाँ दिखाई के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर मन से चित्र बना लेता है। अब दूसरा जो है यानी तीसरा स्तर जो है वो है अनौपचारिक। गुणों के बाद, जब गुणों के आधार पर वो पहचान लेता है उसके बाद निचोड़ निकालता है। यहाँ निचोड़ निकालना शुरू कर देता है। गुणों के आधार पर पहचानने के बाद निचोड़ निकालना शुरू कर देता है कि ये आकृति क्या है, कैसे है। विश्लेषण करने के बाद उसका गुणों के आधार पर निचोड़ निकालना शुरू कर देता है। यहाँ पहचानता है, यहाँ गुणों के आधार पर निचोड़ निकालना शुरू कर देता है। अब जो हमारा तीसरा यानी कि चौथा जो स्तर है वो है औपचारिक। ये अनौपचारिक, इसे ही हम अमूर्त कह सकते हैं। अब ये औपचारिक है। इसमें निचोड़ करने के बाद निगमन या सूत्रण करना, निगमन या सूत्र बनाना शुरू कर देता है। सूत्र के द्वारा सीखना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर पूरा ये होगा दृढ़ता। ये विश्वविद्यालय या ग्रेजुएशन में होता है। इसमें पूर्ण दृढ़ता हो जाती है कि मैं गणित के बारे में पूरी तरह से सीख चुका हूँ, अब मैं गणितज्ञ हो गया हूँ। इसमें पूरी दृढ़ता, पूरी आकृतियों का निर्यात वगैरह, सूत्र खुद के बनाना आदि आदि शुरू क्या कर ही देता है। इसमें सूत्र बनाने शुरू करता है, इसमें सूत्र बना ही देता है, इसमें सूत्रों द्वारा सीखता है। इसमें जो गुणों के आधार पर निचोड़ निकालता है, इसमें गुणों के आधार पर पहचान करता है और ये मानसिक यानी मन से चित्रण बनाने शुरू कर देता है, उपस्थिति हो और दिखाई दे रहे हो। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। वैन हिले ने 5 स्तर दिए हैं, 0 से शुरू किया है, 0 से 4। तो पहला ऑप्शन है स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 अनौपचारिक, स्तर 3 औपचारिक, स्तर 0 ये 2 3 4, स्तर 0 मानसिक चित्रण। तो ऑप्शन हमारा होगा कौन सा? मैंने बताया कि जहां उपस्थिति के आधार पर, दिखाई देने के आधार पर, तो यहाँ दिखावट के आधार पर वर्गीकरण कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन होगा चौथा मानसिक चित्रण, यहाँ प्रत्यक्षीकरण या फिर चाक्षुषीकरण। तो आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से
कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है, के सिद्धांत का नियम नहीं है। तो सिद्धांत डीन्स ने 4 सिद्धांत दिए हैं, 4 नियम दिए हैं। पहला ऑप्शन है रचनात्मक, दूसरा ऑप्शन है गतिक, तीसरा ऑप्शन है उत्क्रमणीयता या प्रतिवर्ती, चौथा है गणितीय परिवर्तनशीलता। अब देखिए रचनात्मक, गतिक, अब हम इनके पहले 4 जो नियम हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला जो नियम है गतिक, इसमें बच्चा शुरुआत गति करना शुरू कर देता है, गणित में सीखना शुरू कर देता है। दूसरा है अवधारणा आत्मक परिवर्तन नियम। तीसरा है गणितीय परिवर्तनशीलता चौथा है रचनात्मक। इनका ये क्रम है, यानी कि यहाँ शुरू करता है गतिक, यानी गतियाँ शुरू करता है, शुरू कर देता है पढ़ना और गणना आदि शुरू कर देता है। यहाँ सोच समझ कर अवधारणा करके परिवर्तन शुरू कर देता है। यहाँ परिवर्तनशीलता पूरी आ जाती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आसानी से पहुँच जाता है। जो बिंदु पहले शुरू किया उस बिंदु पर आसानी से यहाँ शुरुआत होती है, यहाँ आसानी से पहुँच जाता है। यहाँ रचनात्मक अपने खुद के सूत्र बनाना, खुद के कार्य करना शुरू कर देता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा जिसमें कौन सा नहीं है, उत्क्रमणीयता और परिवर्तन। ये प्याजे का सिद्धांत है उत्क्रमणीयता और परिवर्तन, तो हमारा ऑप्शन हो गया 3rd, उत्क्रमणीयता और परिवर्तन। ये हो गए डीन्स के, इन्हें याद रखना, क्वेश्चन में आ जाता है। तो हमारा जो गणित का पेडागोजी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमें जरूर सीखना चाहिए। आइए आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ।